नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनके अंतर्गत आज हम लेखन विभाग का एक टॉपिक समझने वाले हैं, जिनका नाम है सार लेखन। विद्यार्थी मित्रों, यह टॉपिक आपको पेपर में पूछा जाता है और उनकी सूचना इस तरह से रहती है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग में सार लिखकर उनका उचित शीर्षक लिखिए और जिनके कुल 5 अंक होते हैं। तो यह सार लेखन क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है और अच्छे से अच्छे मार्क्स को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनकी समझूती आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आखिर यह सार लेखन क्या है। सार लेखन एक कौशल है और इस कौशल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनका अर्थ देखना है, उनकी उपयोगिता क्या है, उनके बारे में समझना है, उनके लिखने के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, सार कैसे लिखा जाता है, मूल भाव के आधार पर सार का शीर्षक कौन सा हो सकता है, इन सभी बातों की जानकारी हमें देखनी है। और इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी बातों को समझेंगे और एक उदाहरण के आधार पर सार कैसे लिखा जाता है उनकी समझूती देखेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, हमें यह देखना है कि आखिर सार लेखन क्या होता है, उनकी हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोगिता है, उन्हें लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, उनका उचित शीर्षक किस तरह से लिखना है। उनको समझने से पहले हमें यह देखना है कि आखिर सार लेखन होता क्या है, उनकी व्याख्या क्या है। तो उनको समझने के लिए सबसे पहले सार किसे कहते हैं, इस शब्द को देखते हैं। तो हम देखें कि सार क्या है, किसे कहते हैं। तो सार पूरी सामग्री के आधार पर तैयार किया गया वह मसौदा है जो संक्षिप्त होते हुए भी सामग्री की सभी मुख्य बातों को अपने में समेट लेता है, जिसके आधार पर पूरी सामग्री को समझा जा सकता है। यानी कि सार लेखन में किसी विस्तृत विषय वस्तु को या गद्य को संक्षिप्त में लिखना होता है और सार लेखन कम से कम शब्दों एवं कम से कम वाक्यों में लिखा जाता है। हम जाने कि सार लेखन जो होता है वह कम से कम शब्दों और कम से कम वाक्यों में लिखा जाता है, फिर भी उस गद्य या तो विषय वस्तु का कहने का संपूर्ण तात्पर्य उसमें समा जाता है, जिसे हम सार लेखन के रूप में पहचानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम देखें कि किसी भी सामग्री का सार लिखना यह एक बहुत ही उपयोगी कला मानी गई है। तो उनका हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है, उनकी उपयोगिता क्या है, उसके बारे में समझें। तो सार लेखन की आवश्यकता बड़े बड़े कार्यालय हो, वाणिज्य व्यवस्था हो, पत्रकारिता हो या शिक्षा आदि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें सार लेखन की उपयोगिता साबित होती है। यहाँ हम देखें तो आज के वर्तमान समय में आप देखते हैं तो किसी के पास ज़्यादा समय नहीं है, तो वे क्या करेंगे, बड़े बड़े लेख को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। वे सिर्फ उनमें से उनका उद्देश्य देखेंगे, उनका तात्पर्य देखेंगे, उनका सार देखेंगे, जिनके आधार पर वे कार्य किस तरह से करना है उनको अपने मन में उनके लिए विचार धारण कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में हम देखें तो बड़े बड़े कार्यालय हो या तो वाणिज्य व्यवस्था हो, जिनमें यह सार लेखन की उपयोगिता बहुत ही नजर आती है। तो हम देखें कि इस तरह से सार लेखन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सार शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है, उनके बारे में आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो सार शब्द होता है उनका सामान्य अर्थ है तत्व, निचोड़, निष्कर्ष या संक्षेप। सार, संक्षेप और संक्षेपीकरण, इन तीनों शब्द का अर्थ एक ही होता है, यानी सार। तो सार शब्द जो होता है उनका सामान्य अर्थ होता है तत्व। तत्व क्या है, संक्षेप या तो निष्कर्ष क्या है, उनको हम एक उदाहरण के द्वारा देखें तो आप सभी ने मक्खन खाया है। मक्खन क्या होता है उनके बारे में आप सब जानते हैं। वो मक्खन हमें किस तरह से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो जमी हुई दही से, उनको रुई से रगड़ने पर हमें मक्खन प्राप्त होता है। तो दही में से जो तत्व निकलता है वे मक्खन के रूप में पहचाना जाता है और बाकी जो व्यर्थ पानी निकलता है उनको हम ऐसे ही शेष छोड़ देते हैं और उनमें से जो मक्खन प्राप्त होता है वही दही का तत्व होता है। उसी प्रकार भाषा में जो अलंकारिक वर्णनों में, अलग अलग विचारों में आकर्षक रूप में विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, उन गद्य में से या तो उन विवरण में से जो हम तत्व प्राप्त करते हैं, कहने का सिर्फ तात्पर्य प्राप्त करते हैं,
उसे ही हम तत्व या तो सार के रूप में पहचानते हैं। उनमें से कहने के विचार को सिर्फ तत्व के रूप में हम प्राप्त कर लेते हैं, वे सार लेखन कहा जाता है और बाकी बचे हुए वाक्यों को हम छोड़ देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने तत्व क्या है उनके बारे में उदाहरण के आधार पर देखा कि जिस तरह से दही में से जो मक्खन निकलता है वे हमारा तत्व है, उसी प्रकार भाषा में से मुख्य विचारों को सिर्फ ग्रहण किया जाता है, वे हमारा सार लेखन कहा जाता है, वे हमारा सिर्फ तत्व कहा जाता है। तो आगे हम देखें कि अतः सार लेखन एक तरह से संक्षेपीकरण होते हैं। सार लेखन को दूसरी भाषा में संक्षेपीकरण भी कहा जाता है, यानी कि कम से कम वाक्यों में कहने का सभी तात्पर्य जिसमें समाया हुआ होता है, जिसे हम संक्षेपीकरण के रूप में पहचानते हैं और जिसे सार लेखन भी कहा जाता है। किसी गद्यांश के केंद्रीय भावों अर्थात उनके मुख्य विचारों को संक्षेप में लिखना सार लेखन कहलाता है। यह उनकी संक्षिप्त व्याख्या है कि कोई भी गद्यांश दिया गया हो, उनके मुख्य विचारों को संक्षिप्त में लिखना सार लेखन कहलाता है। संक्षेपण अर्थात सार लेखन का अर्थ क्या हो सकता है, उनको हम देखें तो किसी लेख, अनुच्छेद यानी गद्य, निबंध या विवरण आदि के मूल भावों को वैसा ही रखते हुए छोटा करके संक्षेप में लिखना सार लेखन कहा जाता है। यानी संक्षेपण या सार लेखन क्या होता है, चाहे कोई भी गद्य हो, कोई भी परिच्छेद हो, कोई निबंध हो या कोई विवरण हो, उन सभी के मूल भावों को वैसा ही रखते हुए, उन मुख्य विचारों को वैसा ही रखते हुए उन्हें छोटा करके लिखना यानी संक्षिप्त रूप में लिखना सार लेखन कहा जाता है। और हम देखें कि इस कौशल से हमें क्या सीख मिलती है, कि हमें क्या समझने को मिलता है या तो हमें क्या सीख प्राप्त होती है। तो इस कौशल को यानी सार लेखन के कौशल से हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करने की क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। क्षमता यानी शक्ति। सार लेखन के द्वारा हम कम से कम शब्दों के माध्यम से, कम से कम वाक्यों के माध्यम से अधिक कहने की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अधिक से अधिक विचारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ लिखा है कि किसी पाठ्य वस्तु को इस प्रकार से संक्षिप्त करना सार लेखन कहलाता है कि उसका मुख्य भाव बिंदु अथवा उनका विचार ज्यों का त्यों बना रहे। हम जिस गद्य का सार लिखते हैं या तो जिस गद्य का विवरण लिखते हैं, जिसमें सार लेखन हमें उस तरह से लिखना है कि जिसका मुख्य भाव बिंदु या मुख्य विचार ज्यों का त्यों ही बना रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। जब भी हम कोई गद्य का सार लिखते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम जिस गद्य का सार लिखते हैं उस गद्य के कहने का तात्पर्य या तो उस गद्य का जो मुख्य विचार, मुख्य विषय है, वे वैसे का वैसा ही ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उनको लिखने के लिए हमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, उनको भी समझना है। हम जिस गद्य का सार लेखन लिखते हैं उसकी भाषा की समझ और उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता दोनों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि हम जो परिच्छेद दिया गया है उनको संक्षिप्त में उनके विचारों को वैसे का वैसा हमें लिखना है, परंतु संक्षिप्त में लिखना है। तो उनके लिए उनकी भाषा भी हमें समझनी जरूरी है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता भी हमें होनी जरूरी है, क्योंकि जो बड़ा परिच्छेद होता है उनमें और सार लेखन में कुछ अंतर होता है। सार लेखन में हम सिर्फ तत्वों को लिखते हैं, उनके विचारों को वैसा का वैसा रखते हुए सिर्फ उनके तत्वों को लिखते हैं। जब जो परिच्छेद होता है उनमें क्या होता है, उनमें अपने विचारों को विस्तृत अलंकारिक भाषा में लिखा हुआ होता है, व्यक्ति के अनुभवों को विस्तारित रूप में अलंकारिक भाषा में लिखा हुआ होता है। तो सार लेखन में हमें सिर्फ उनके तत्वों को कम से कम शब्दों में लिखना है। इसलिए कभी कभी कुछ मुहावरे, कुछ शब्द समूह, ऐसे शब्दों का हमें क्या करना होता है, ऐसी भाषा का हमें उपयोग करना होता है। और अभिव्यक्ति की क्षमता यानी शक्ति होती है, उनके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। सार लेखन के अभ्यास से हमें क्या प्राप्त होता है, तो सार लेखन के अविरत अभ्यास से विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ने, समझने और विचारों को केंद्रित करने का अभ्यास हमें प्राप्त होता है। सार लेखन से हमें क्या सीख मिलती है,
तो सार लेखन से कोई भी विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ने, समझने और विचारों को केंद्रित करने का अभ्यास हमें प्राप्त होता है। सार मूल गद्यांश का लगभग 1/3 भाग होता है। हमें सूचना में ही दिया गया होता है कि जो परिच्छेद आपको दिया गया है, जो गद्यांश आपको दिया गया है, वे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, वे अपठित है। तो आपको उनको अच्छे से पढ़कर उनका 1/3 भाग में क्या करना होता है, सार लिखना होता है। तो सार क्या होता है, जो भी मूल गद्यांश दिया गया होता है उनका 1/3 भाग यानी 1/3 भाग में हमें सार लिखना है। समझ लीजिए आपके सामने यह पूरा परिच्छेद दिया गया है, तो उनको हमें 1/3 भाग में यानी कि यह उनका 3 भाग किया गया है, उनका 1/3 भाग में ही हमें क्या करना होता है, सिर्फ सार लिखना होता है। तो इसलिए कहा गया है कि सार मूल गद्यांश का लगभग 1/3 भाग होता है। आगे हम देखें तो उनके शीर्षक की बात करते हैं। हमें सूचना में ही दिया गया है कि आपको जो गद्यांश दिया गया है उनका सार लिखकर 1/3 भाग में सार लिखकर उनका उचित शीर्षक लिखिए। तो उनका शीर्षक हमें किस आधार पर लिखना है, तो जो हम शीर्षक लिखेंगे वे उस गद्यांश के मूल भावों के आधार पर ही लिखना होता है। उनके मूल भाव के आधार पर गद्यांश में जो विषय दिया गया है, जो मुख्य विचार है, उनके आधार पर हमें उनके शीर्षक को लिखना है। समझ लीजिए परिच्छेद में कोई विषय दिया गया है और उनका शीर्षक किसी और विषय की ओर है, तो यह गलत बात है। गद्यांश में जो विषय पर बात की गई है, उनके मुख्य जो भाव है, उनके आधार पर ही हमें शीर्षक को पसंद करना है। तो यहाँ लिखा है कि शीर्षक का चुनाव आप किस तरह से करेंगे। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए, शीर्षक बिल्कुल ही अर्थपूर्ण होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। जो गद्य हमें दिया गया है उनके मूल भावों को, मूल विचारों को संक्षिप्त में हम लिखेंगे, वे उनका सार कहा जाएगा। और उनका शीर्षक हमें पसंद करना है तो वे मुख्य विषय के आधारित अर्थपूर्ण, स्पष्ट, छोटा एवं आकर्षक होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी विषय का सार लिखते हैं तो उनका शीर्षक देंगे। शीर्षक के आधार पर ही कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा कि यहाँ पर कौन से विषय पर इस गद्य का शीर्षक दिया गया है, उनके आधार पर ही समझ जाएगा कि उस गद्य का सार क्या है या तो उस गद्य में कौन से विषय पर बात की गई है। इसलिए हम जब भी कोई शीर्षक पसंद करते हैं तो वे विषय के अनुरूप अर्थपूर्ण होना चाहिए, स्पष्ट एवं छोटा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक गद्यांश के मूल विषय की ओर इंगित करने वाला होना चाहिए। जो हमने पहले ही देख लिया कि जो परिच्छेद दिया गया है उनमें जो विषय होता है, मुख्य विचार होते हैं, उनके आधार पर ही हमें क्या करना होता है, शीर्षक को पसंद करना होता है। यानी कि मूल विषय की ओर इंगित करने वाला होना चाहिए। और हम देखें तो शीर्षक सूक्ति या लोकोक्ति वाला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा शीर्षक बहुत ही सुंदर कहलाता है। पूरा परिच्छेद आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको उसमें कोई भी ऐसी सूक्ति है या कोई भी ऐसी कोई लोकोक्ति नज़र आती है तो उनके आधार पर आप शीर्षक लिखेंगे, क्योंकि वे शीर्षक काफ़ी सुंदर भी होता है और आकर्षक भी कहलाता है। तो इस तरह हमें कोई भी गद्य का शीर्षक किस तरह से लिखना होता है, मुख्य विषय को, मुख्य विचार को ध्यान में रखते हुए छोटा, अर्थपूर्ण, स्पष्ट और आकर्षक शीर्षक हमें लिखना है। और वे कोई सूक्ति या लोकोक्ति को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो वे सुंदर शीर्षक कहलाता है और लोगों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे देखें कि हमें जो गद्य दिया गया है परीक्षा में वे हमने कभी पढ़ा नहीं है, अपठित है, तो हमें क्या करना है, उनको अच्छे से पढ़कर, समझकर, उनमें से मुख्य विचारों को वैसा का वैसा रखते हुए उनका सार लिखना है। तो उनको लिखते समय हमें कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ही हम अच्छा सा अच्छा सार लिख सकेंगे, अच्छा शीर्षक दे सकेंगे और अच्छे अंक को प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ आप देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि जब भी आप परीक्षा में कोई भी गद्य का सार लिखेंगे तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखकर लिखेंगे, आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है उस सार को लिखते समय। यहाँ कुछ उनके पॉइंट दिए गए हैं, जो पॉइंट हमें परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, परंतु इन पॉइंट की समझौते के आधार पर हमें सार लिखना है और उनका शीर्षक लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप जब भी परीक्षा में सार लिखेंगे आपके सामने वक्त बहुत ही कम होगा, इसलिए आपको इन पॉइंट की समझौते के आधार पर ही सार लिखना है।
कम से कम शब्दों में सार लिखना है और उनका अच्छा शीर्षक लिखना है। तो समझ लीजिए कौन कौन सी बात होगी जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि जिस गद्यांश का सार लिखना है उसे कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि आप जिस गद्य का सार लिखने वाले हैं, जो गद्य आपको पहले दिया गया है और उनका हमें सार लिखना है, तो उस गद्य को कम से कम 2 से 3 बार ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर समझ लीजिए कि आपको इस पद्य के आधारित या तो कोई भी गद्य के आधारित कौन से विषय पर हमें उनका सार लिखना है। इसलिए कम से कम 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको उस विषय के बारे में समझूती प्राप्त हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, उनमें से मूल भाव, विचार या कोई भी तथ्य को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। हमें जिस विषय पर यह लिखना है उनके मूल विचारों को, उनके तथ्यों को हमें पसंद कर लेना है। उनके आधार पर ही हमें संक्षिप्त में उनका सार लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सार लेखन होता है वे कम से कम शब्दों में लिखा जाता है और कम से कम वाक्यों में लिखा जाता है, क्योंकि एक तृतीयांश भाग में हमें सार लिखना है। तो उनके मूल भावों को, उनके मुख्य विचारों को, उनके तथ्यों को हमें ग्रहण कर लेना है और उनके आधार पर हमें क्या करना है, सार लिखना है। फिर हम आगे देखें तो उदाहरण, मुहावरे, दृष्टांत, अलंकार आदि जो हमें लिखा होता है उनको छोड़ देना है। जो परिच्छेद आपको दिया गया है वो तो विस्तृत माहिती के आधार पर दिया गया है। उनमें कहीं कहीं पर कई उदाहरण से उस विषय को समझाया गया होता है, कई मुहावरे, दृष्टांत होते हैं, कई अलंकार होते हैं। उन सभी को हमें छोड़ देना है। उनके मुख्य तत्वों को ही सिर्फ हमें लिखना है और विषय को अपने साथ में रखकर उनका सार लिखना है। फिर क्या लिखा है, कई सरल वाक्यों, कई उपवाक्यों को एक सरल वाक्य में बनाकर उनका सार लिखना है। आप जो गद्य पढ़ेंगे, आपको जो गद्य दिया गया है उनमें कई मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य होंगे, जिनको आपको क्या करना है, एक सरल वाक्य बनाने का प्रयास करना है और संक्षिप्त में विचार को प्रस्तुत करना है। फिर चुने गए विचारों एवं तथ्यों को सुबोध और सरल भाषा में व्यक्त करना चाहिए। आपने जो गद्य पढ़ा है उनमें से जितना सार हमें लिखना है उनको हमें सुबोध यानी जिनसे हमें कोई बोध प्राप्त होता है और उनको सरल भाषा में लिखना है। कठिन शब्दों को हमें छोड़ देना है। जो सार हम लिखेंगे उनमें कोई ना कोई बोध प्राप्त होना चाहिए, उनमें भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल भाषा में उनको लिखना चाहिए। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। हमने पहले ही देख लिया था कि सार लेखन क्या होता है, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को प्रस्तुत करना होता है। इसलिए उनकी भाषा भी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। उनके बाद हम देखें तो एक ही भाव और विचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ लीजिए हमने जो सार लिखना है उनमें एक ही वाक्य को बार बार नहीं लिखना है। पहले हमने एक वाक्य लिख लिया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और लिखेंगे, फिर वही वाक्य को फिर से दोहराएंगे, नहीं, तो यह गलत बात है। हमें एक ही भाव और एक ही विचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। फिर परिच्छेद के अनुरूप हमें शीर्षक लिखना है। शीर्षक हम क्या करेंगे, शुरुआत में ही लिख देंगे, फिर उनके बाद गद्यांश का सार 2, 3 या 4, 5 वाक्यों में क्या करेंगे, उनका सार लिखेंगे। आपको एक पूरा परिच्छेद दिया गया है, समझ लीजिए आपको जो गद्यांश दिया गया होगा वो 150 शब्दों के आसपास लिखा हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, उनको कम से कम शब्दों में यानी 35-40 वाक्यों में या 35-40 शब्दों में यानी कि कम से कम शब्दों और कम से कम वाक्यों में उनका सार लिखना होता है और उनका छोटा सा शीर्षक लिखना होता है। एक उदाहरण के आधार पर हम उनकी समझूती भी देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ देख सकते हैं कि सार लेखन लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको क्या करना है, इन सभी बातों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। सार लिखते समय हमें सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़ लेना है। उनमें से मुख्य विषय को ध्यान में रखते हुए मुख्य विचारों को ग्रहण कर लेना है। उदाहरणें, मुहावरे, अलंकार, जो भी बड़े बड़े वाक्य हैं उनको छोड़ देना है और कई भी संयुक्त वाक्य है उनको हमें क्या करना है, कोई एक सरल वाक्य में लिखने का प्रयास करना है। चुने गए विचारों एवं तथ्यों को बोध के आधारित सरल भाषा में लिखना है। हमारी भाषा जो होगी सार लेखन की वह सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होगी और हम याद रखेंगे कि कोई भी एक विचार की पुनरावृत्ति नहीं होगी और उनका जो शीर्षक होगा
वो विषय के अनुरूप, परिच्छेद के अनुरूप हमें लिखना है। और एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि हमें जो गद्यांश दिया गया होगा वो करीब 150 शब्दों में होगा और उनका हमें 30 से 35 शब्दों में उनका सार लिखना होगा। उनसे कुछ शब्द आगे पीछे हो तो वे चलता है, परंतु हमें कम से कम शब्दों में उनका सार लिखना है। यह थी उनकी सार लेखन लिखने की ध्यान में रखने की बातें। अब हम एक उदाहरण के आधार पर सार कैसे लिखा जाता है उनको देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने एक परिच्छेद दिया गया है। आप उस परिच्छेद को देखेंगे तो वे कम से कम 150 शब्दों के आसपास लिखा हुआ यह परिच्छेद आपको दिखाई देता है। समझ लीजिए आपको परीक्षा में इस तरह का परिच्छेद दिया गया होगा और उस परिच्छेद को पढ़कर सबसे पहले आपको शीर्षक लिखना है और उनके बाद उनका सार कम से कम शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं परिच्छेद कितना बड़ा है, उनका शीर्षक कितना छोटा है और उनका सार जो हमें लिखना है वह सिर्फ कितने शब्दों में लिखा हुआ है, यानी कम से कम शब्दों में इस पूरे गद्य का सार इनमें समाया हुआ है। तो समझते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, ध्यान में रखने वाली बात कौन सी थी, जो परिच्छेद दिया गया है उनको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो परिच्छेद पढ़ते हैं। यह देश हमारे पूर्वजों का परम आराध्य रहा है, यानी पूजा करने योग्य रहा है। उनकी सभी साधनाएं, सभी उद्योग, सभी कामनाएं देश को सुखी और सुन्नत बनाए रखने के लिए हुआ करती थी। इस प्रकार उनकी देशभक्ति चरम कोटि की थी। उनकी राष्ट्रीयता देश की मिट्टी और जल तक की परम आराध्य मानी जाती थी। वही परंपरा आज भी रूढ़ि रूप में विद्यमान है, यानी हाजिर है। हम अब भी गंगा, यमुना नदियों के पवित्र जल का पान करते हैं, यानी उनको पीते हैं और उनकी मिट्टी को श्रद्धापूर्वक खाते भी हैं। किंतु इसके भीतर छिपे हुए हमारे रहस्य यानी राष्ट्रभक्ति को नहीं समझ पाते हैं। देश को अखंड बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है, देश को अखंड बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वज यानी वडील लोगों ने अपने देश की समस्त नदियों को तीर्थ या देवी रूप मानकर उनकी प्रतिदिन उपासना यानी पूजा और उनकी स्मरण करने की विधि को धार्मिक नियम बनाया है, जो अब भी प्रचलित हमें नजर आता है। वेदों से लेकर काव्यों तक जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सभी इस देश संबंधी एकता की नीति को धर्म का रूप दिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप देखेंगे तो यहाँ पूरा परिच्छेद आपके सामने रखा गया है, जिनमें हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे देश की महिमा को बताया गया है। हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी जो भक्ति भावना है, देशवासियों की अपने देश के प्रति जो राष्ट्रीय भक्ति भावना है, उनको यहाँ समझाया गया है। तो यह हमारा हो गया शीर्षक, टाइटल, यानी कि यहाँ लिखा है कि यह देश हमारे पूर्वजों का परम आराध्य रहा है। उनकी सभी साधनाएं, सभी उद्योग, सभी कामनाएं देश को सुखी सुन्नत बनाए रखने के लिए हुआ करती थी। इस प्रकार देशभक्ति चरम कोटि की थी। यहाँ पर आपको आपका शीर्षक मिल गया। आप पूरा गद्य 2-3 बार पढ़ेंगे तो उसमें कौन से विषय पर बात की गई है वो आपको पता चल जाएगा, वही हमारा शीर्षक कहलाएगा। यहाँ पर देशभक्ति की बात की गई है, राष्ट्रभक्ति की बात की गई है, तो वे हमारा शीर्षक बन गया। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है शीर्षक कौन सा है, हमारी राष्ट्रीय उपासना या तो हमारे पूर्वजों की राष्ट्रभक्ति, हमारे देश के लोगों की राष्ट्रभक्ति। आप कोई भी शीर्षक विषय के अनुरूप लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी शीर्षक होता है वे हमें शुरुआत में ही लिखना है। आप कोई भी 1 से 2 अधिक शीर्षक लिख सकते हैं और उस शीर्षक को हमें एक अवतरण चिन्ह में लिखना है। इस बात को आप खास ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो भी आप शीर्षक लिखते हैं उस परिच्छेद के विषय के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पर देशभक्ति की बात की गई है तो लिखा है कि हमारे पूर्वजों की राष्ट्रभक्ति या तो हमारे पूर्वजों की देशभक्ति या हमारी राष्ट्रीय उपासना, यानी हम जो जिस राष्ट्र में रहते हैं उनकी पूजा करते हैं, वे उनकी उपासना। इस तरह से आप कोई भी विषय के अनुरूप शीर्षक लिख सकते हैं। फिर अब हम देखेंगे कि उनका सार क्या होना चाहिए, सार हमें किस तरह लिखना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ देखते हैं कि पूरा परिच्छेद जो दिया गया है उनके कम से कम शब्दों में शीर्षक लिखा है और कम से कम शब्दों में उनका सार लिखा है। फिर भी जो गद्य है उनके विषय के कहने का पूरा तात्पर्य इन कम से कम शब्दों में समाया हुआ है।
तो जब भी हम पेपर में कोई भी गद्य हमें दिया गया है तो उनको 2-3 बार पढ़ लेंगे, उनके विषय को समझ लेंगे और उनके आधार पर शीर्षक लिखकर उनका कम से कम शब्दों में सार लिखेंगे, यानी कि कम से कम वाक्यों में उनका सार लिखेंगे। इस परिच्छेद का सार किस तरह से लिखा हुआ है कि हमारे पूर्वज देश की माटी और जल को आराध्य रूप मानते थे, यानी उनकी पूजा करना उचित मानते थे। एक ही वाक्य में पूरे विषय के कहने का तात्पर्य आ गया। फिर कहते हैं उदाहरण के आधार पर कि गंगा यमुना नदियों को पवित्र तीर्थ मानना इस भावना का परिणाम है। प्राचीन साहित्य ने भी इसी तथ्य यानी कि सत्य बात को पुष्टि करते हुए इसे ही धर्म कहा है। तो प्राचीन साहित्य यानी हमारे पुराने जो साहित्य रहे हैं उनमें भी हम पढ़ेंगे तो उनके कहने का तथ्य, उनके कहने की सत्य बात यही है कि इसे ही हम धर्म कहते हैं। हमारे देशभक्ति को ही हम धर्म के रूप में पहचानते हैं। उनकी पूजा करना, उनको धर्म के रूप में पहचानना, यही हमारा धर्म कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ देख सकते हैं 2 या तो 3 वाक्यों में ही पूरे गद्य का सार यहाँ पर कह दिया गया है कि हमारे जो पूर्वज थे या तो हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं वे अपने देश की भक्ति को ही अपना धर्म मानते हैं। उनकी देशभक्ति ही उनका सही धर्म कहलाता है। और उदाहरण के माध्यम से कहा कि आज भी हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं उनको हम तीर्थ स्थानों के रूप में मानते हैं, उनके जल को हम पवित्र मानकर उनको पीते भी हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही उदाहरण के माध्यम से पूरे परिच्छेद के कहने का तात्पर्य यहाँ पर लिखा हुआ है और कम वाक्यों में, कम शब्दों में विषय वस्तु को ज्यों का त्यों बनाकर उनके कहने का तत्व यहाँ पर लिखा गया है। तो यही हमारा सार लेखन कहा जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, परिच्छेद को अच्छे से पढ़कर शुरुआत में ही हम उनका सार लिखेंगे और क्या करेंगे, सार लेखन की शुरुआत में ही हम उनका शीर्षक लिखेंगे, उनको एक अवतरण चिन्ह में लिखेंगे, उनके बाद हम उनका सार लिखेंगे। इस तरह हम कम से कम शब्दों में सार लिखकर उनका उचित शीर्षक देकर हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को कवर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आपने शीर्षक लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं शीर्षक हमारा 1 मार्क्स का रहता है और पूरा सार हमारा 4 मार्क्स के आधारित रहता है। तो हमें अच्छा शीर्षक देकर, आकर्षक शीर्षक विषय के अनुरूप देकर 1 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और विषय के अनुरूप उनका सार लिखकर उनके बाकी के मार्क्स को कवर कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा उदाहरण यहाँ आपके सामने दिया गया है, जिनको एक बार पढ़कर भी आप सार लेखन किस तरह लिखा जाता है उनकी समझौती समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सार लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इनको आप खास ध्यान में रखेंगे। शीर्षक कैसा होना चाहिए इस बात को ध्यान में रखेंगे और सार किसे कहा जाता है उनको यहाँ पर आप समझेंगे। तो पूरा यह लेखन विभाग का हमारा टॉपिक है, सार लेखन किसे कहा जाता है, सार का अर्थ क्या है, वे हमारे व्यवहारिक जीवन में किस तरह उपयोगी है, किस तरह से लिखा जाता है, कौन सी बातों को ध्यान में रखकर लिखना है, शीर्षक कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों को हमने इस वीडियो के माध्यम से उनकी जानकारी देखी है। और हम कहें कि हमारे वर्तमान समय में ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी कहलाता है। क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े कार्यालयों में जो कर्मचारी काम करते हैं, एक दूसरे का काम संभालते हैं, तो वे क्या करेंगे, उनकी पूरी माहिती, उनके काम का पूरा डेटा जो है उनको नहीं पढ़ेंगे, परंतु उनमें से उनके कहने का जो सार है, उनका शीर्षक है, उनको पढ़कर ही वे उन्हें कौन से विषय पर कार्य करना है उनकी समझौती वे सार लेखन के माध्यम से ही समझ जाते हैं। तो इस तरह व्यवहारिक जीवन में भी भविष्य में हमें सार लेखन उतने ही उपयोगी होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप क्या करेंगे, पूरा लेख 1-2 बार पढ़ लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमें सार लेखन किस तरह से लिखना है। और आपको यह पूरा टॉपिक आपकी निबंध की नोटबुक में लिखना है और आपको जो उदाहरण दिया जाएगा उनको आपकी नोटबुक में लिखना है। नमस्ते, थैंक यू।